नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रस्तावना का क्लास पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तीन क्लास आपको डिलीवर किया गया है। मजे की बात है कि कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। उस क्लास को देखने के बाद एक क्लास आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये जो क्लास होगा ये पीवाईक्यू पर बेस्ड होगा। ये क्लास प्रैक्टिस पर बेस्ड होगा। चाहे वो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया हो, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम में अगर प्रस्तावना को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जाकर के आप अपने से कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के देखें कि प्रियम्बल में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कौन से किस नेचर के क्वेश्चंस आईएएस में पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में। ये जो क्वेश्चन आपका पहला वाला है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन। हमने मेंशन भी कर दिया कि भैया आप एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मास्टर ने जो आपको पढ़ाया हुआ है वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन जरा देखना क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950। अच्छा, 26 जनवरी 1950 यहां अपना प्यारा सा जो संविधान है, इस संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। क्या किया गया था बाबू? लागू किया गया था। अच्छा, अपना जो संविधान है इसको कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था, मतलब स्वीकार कब किया गया था? तो आपको बताना है कि ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। एक काम करिए जरा, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। खैर, अभी देखिए, मेरा क्लास का उद्देश्य, प्रैक्टिस का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको केवल केवल ऑप्शन बता करके आगे निकल जाना। मेरा केवल केवल ये उद्देश्य है कि एक एनालिसिस पर आप पहुंच सके और यहां से कितने सारे फैक्ट आपको मैं दे सकूं, ये मेरा अपना उद्देश्य है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यहां पर भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति पूछना चाह रहा है। और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे रहा है ऑप्शन में। फिर जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे रहा है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे रहा है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे रहा है। अभी समझना जरा, जब मास्टर ने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, जब मास्टर ने आपको क्या पढ़ाया था बाबू? प्रस्तावना। तो उस प्रस्तावना में हमने आपको एक चीज बताया था कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना दो लोगों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करती है, एक राज्य को लेकर के और दूसरा हमने बताया था कि व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा या व्यक्ति को लेकर के। तो दोनों के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करती है। अब इस ड्राफ्टिंग को हमने राज्य को दो पार्टों में तोड़ा था। एक तो राज्य की शक्ति का स्रोत, क्या बाबू? शक्ति का स्रोत। और दूसरा यहां पर राज्य की प्रकृति हमने लिखा था। और जो राज्य की प्रकृति लिखा था, इसी राज्य की प्रकृति में हमने 5 प्रकार की प्रकृति लिखी थी। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा था। और दूसरा समाजवादी लिखा था। तीसरा पंथ निरपेक्ष लिखा था, पंथ निरपेक्ष लिखा था। और चौथा लोकतंत्रात्मक लिखा था, लोकतंत्रात्मक। और चौथा, पांचवा जो है गणराज्य लिखा था। क्या लिखा था? गणराज्य। अभी समझना जरा, ए प्रस्तावना की या फिर राज्य की या भारत की 4 प्रकृति है। मतलब जो हमारा भारत हो, जो हमारा राज्य हो, जो हमारा स्टेट हो, वो कैसा हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो और गणराज्य हो। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि एक पेंचा है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस राज्य की प्रकृति में दो जो शब्द हैं, एक तो समाजवादी शब्द और दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द, ये नहीं था। ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। और ये स्थिति कब की पूछ रहा है? 1950 की स्थिति पूछ रहा है। तो जो 1950 की स्थिति में होगा वो केवल केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। अब जरा देखना कहां कहां पर जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, केवल केवल 3 ऑप्शन आपको देखना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये केवल केवल बी ऑप्शन होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अरे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, इसको काट दें आप। फिर उसके बाद जरा देखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, नहीं भैया पंथ निरपेक्ष तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, काटें इसको भी आप। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसको भी काटें इसलिए कि ये 1976 में शब्द जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो 1950 में आपकी 3 प्रकृति थी, कौन कौन सी? एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 3 ही प्रकृति थी। बाकी दो प्रकृति है, एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष की, एक कब जोड़ी गई? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ी गई। तो एक कुछ बातें आपने
कहां पर सीखी? पहले वाले क्वेश्चन से सीखी, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि प्री में आपके प्रस्तावना से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि भाई भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? किस में प्रतिबिंबित होता है? तो अगर मैं कहूं कि प्रस्तावना को लेकर के कुछ लोगों ने कुछ बातें की हैं, कुछ लोगों ने कुछ, जैसे यन के पालकीवाल, समझना जरा, यन के पालकीवाल, यन के पालकीवाल ने क्या कहा? यन के पालकीवाल ने कहा कि जो प्रस्तावना है इस संविधान का परिचय पत्र है। क्या बाबू? संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र। के एम मुंशी का नाम सुना है? के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी साहब कह रहे हैं कि यह संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है, ठीक है ना। इसके अलावा पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ये कह रहे हैं कि ये संविधान की आत्मा है। क्या? संविधान की आत्मा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में संविधान की आत्मा माना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। तो ये प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि संविधान में, समझना जरा, इस प्रस्तावना में, इस संविधान का जो पार्ट है प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में आपको कई सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। क्या दिखाई पड़ेंगी? एक तो आपको न्याय दिखाई पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब कि तीन प्रकार के आपको न्याय दिखाई पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और इसके बाद आपको स्वतंत्रता यहां पर दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की दिखाई पड़ेगी। सामाजिक, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता आपको दिखाई पड़ेगी। आपको 2 प्रकार की समता, आपको बंधुत्व दिखाई पड़ेगी, बंधुत्व दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता दिखाई पड़ेगी, आपको एकता और अखंडता दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा और आपको राज्य की प्रकृति दिखाई पड़ेगी, राज्य की प्रकृति। और इसके अलावा आपको राज्य का नेचर दिखाई पड़ेगा, शक्ति का स्रोत दिखाई पड़ेगा। क्या बाबू? शक्ति का स्रोत आपको दिखाई पड़ेगा, जो आपको जो है डेमोक्रेसी की ओर शो करता है। शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? जनता में निहित है। तो हमने बताया था कि भाई जहां पर राज्य की प्रकृति दिखाई पड़े कि वो राज्य हमारा कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गण राज्य की प्रकृति रखेगा, तो ये प्रतिबिंबित होता है संविधान के निर्माताओं के माध्यम से। किसमें? प्रस्तावना में, ठीक है ना। तो जिसमें ये सब सारी बातें की गई हों, उसमें जो है संविधान के निर्माताओं का मत जो है किसमें प्रतिबिंबित हो सकता है? जहां पर सब कुछ आपको दिखाई दे दे, न्याय भी दिखाई दे दे, स्वतंत्रता भी दिखाई दे दे, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, और साथ साथ राज्य की प्रकृति और राज्य की शक्ति का स्रोत सब कुछ दिखाई दे, वो जो है संविधान के निर्माताओं का मत किस में दिखाई पड़ सकता है? तो वो जो है आपके उद्देशिका में दिखाई पड़ सकता है। कहां पर? उद्देशिका में, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों की जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या 6 है, ठीक है ना। कौन कौन से मूल अधिकार? तो समानता का मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार अगर एक शब्द में कहें कि कहां से लिया गया है, तो ये यूएसए के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। एक प्रकार का नैतिक निर्देश है, एक प्रकार का क्या है? नैतिक निर्देश है। और ये लिया कहां से गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको,
ठीक है ना। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या होता है, उद्देश्य होता है। मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। कहां पर जोड़ा गया तो समझिएगा जरा, इसको कहां पर जोड़ा गया तो संविधान का जो भाग 4 का है उसमें जोड़ा गया, 51 का में इसको रखा गया है। टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो मूल रूप से 10 थी, लेकिन इतने समय एक और बढ़ा दिया गया, मतलब कि टोटल 11 हो गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्या जोड़ा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, उनके जो अभिभावक होंगे, उन अभिभावकों का या माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो ये कुछ बातें आपको अनुच्छेद क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 से मिलती हैं, ठीक है ना। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शक्ति का स्रोत और जो है राज्य की प्रकृति निहित हो, वो जो है प्रतिबिंबित करता है इस संविधान के निर्माताओं के विचार को या मंत्र को, ठीक है ना। चलें आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएस के प्री में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, अब जरा देखना, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब कि बंधुत्व का जो है क्रम उल्लेख किया गया है। तो मास्टर ने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था। डिटेल से क्या पढ़ाया था, एक तरफ जब प्रस्तावना आपको पढ़ाया गया था तो इस प्रस्तावना में मास्टर ने बताया था कि एक तरफ आपको राज्य रखना है और दूसरी तरफ आपको जो है व्यक्ति रखना है, व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा, व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। और इस व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा के अंतर्गत हमने क्या किया था, 2 प्रकार के जो 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए थे। इन 4 के प्रचार के कॉन्सेप्ट में पहला आपको बताया गया था कि भाई आप एक काम करें, न्याय रखें, आप क्या करें, स्वतंत्रता रखें, आप क्या करें बाबू, स्वतंत्रता रखें, आप क्या करें, समानता रखें, क्या रखें, समानता या समता, आप क्या रखें, समानता रखें, आप क्या रखें, यहां पर बंधुत्व रखें, बंधुत्व रखें, ठीक है ना। अब मास्टर ने आपको एक चीज यहां से भी देखिए, अभी क्वेश्चन आया, यहां से हमने बताया था कि राज्य की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत जनता, जनता अर्थात हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद राज्य की प्रकृति हमने बताया था, राज्य की क्या बताया था, प्रकृति, और प्रकृति 5 प्रकार की बताया था, संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 प्रकार की हमने प्रकृति आपको बताया था। क्लियर है ना। देखिए जब आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के सारा कुछ नोट्स बनाए रहेंगे तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पर फिर उसके बाद न्याय, न्याय कितने प्रकार का मास्टर आपको बताया था, कौन कौन से न्याय, 3 प्रकार के न्याय। यहां पर आपको एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, और तीसरा एक न्याय है जिसको हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यहां पर कह रहा है कितने प्रकार के न्याय, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब जरा देखना यहां पर 3 पहले में कहां दिया गया है, पहले में ही, क्योंकि यहां पर आपको क्रम और बताना है, तो 3 न्याय। अब जरा देखना, तो सबसे पहले 3 से शुरुआत होगी, 3 इसमें है, आप ऑप्शन को पकड़ लीजिए, यहां पर 3 नहीं है, काटिए ऑप्शन को, 3 नहीं है, काटिए ऑप्शन को, 3 नहीं है, काटिए ऑप्शन को, आपको पहला आंसर ही मिल गया, यहां पर पहला ही आंसर मिल गया। लेकिन अभी आपको पूरा आंसर सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन। ये तो मतलब कि प्रैक्टिस की बातें नहीं है, एक जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे देन वो ऑप्शन आप लगा दोगे आपको टाइम बचाने के लिए। लेकिन यहां पर स्वतंत्रता, अगर मैं कहूं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता, तो बाबू यहां पर विचार की स्वतंत्रता हमने बताया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था, क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म, धर्म और उपासना, उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने बताया था, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो देखना जरा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो आपने बताना है कि साहब 5 प्रकार की। समता, और समता में 2 चीजें हमने बताया था, एक तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, क्या, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ये 2 प्रकार की हमने बताया था। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो यहां पर 2 लिख लीजिए, यहां पर आपका 2 हो गया, देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आइए, एवं भातृत्व भावना, बंधुत्व, ये बंधुत्व जो है 1 प्रकार की, तो यहां पर आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आए होंगी।
ठीक है। अब जरा देखना ना कि इसको किस प्रकार आपको याद करना मैंने सिखाया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। हमने कहा था कि आपको रटना नहीं है, इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से याद करना है, वो सिखाया भी था। मुझे उम्मीद है कि अगर ड्राफ्टिंग आपके माइंडसेट में हो गई होगी तो आपको अच्छे से एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको प्रस्तावना याद भी हो गया होगा। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो हमने हर नेचर का क्वेश्चन बताया हुआ है, एक एक शब्दों का सही क्रम हमने बताया हुआ कि कौन सा शब्द किन स्थान पर आएगा। तो यहां पर देखिए फिर आपके प्रकृति से क्वेश्चन आ गया, राज्य की प्रकृति। और जो राज्य की प्रकृति वो हमने 5 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा? एक तो हमने बताया था संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक मिनट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? समाजवादी बताया था, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। फिर लास्ट में हमने गणराज्य बताया था, गणराज्य। अब जरा देखना जरा, पहले नंबर पे क्या है? संपूर्ण प्रभु संपन्न, दूसरे नंबर पर समाजवादी, तीसरे नंबर पर पंथ निरपेक्ष, चौथे नंबर पर लोकतंत्रात्मक और पांचवें नंबर पर गणराज्य। समाजवादी यहां पर पहले दिया है, काटिए इसको। संपूर्ण प्रभु संपन्न सही समझ में आ रहा है, संपूर्ण प्रभु संपन्न के बाद समाजवादी सही समझ में आ रहा है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। इसके बाद चाहते तो आप, आयोग चाहता तो गणराज्य दे सकता था। ये आपका क्रम क्या है? सही है, ठीक है ना। पहले पंथ निरपेक्ष दे दिया, काटिए। संपूर्ण प्रभु संपन्न के बाद समाजवादी आना चाहिए, पंथ निरपेक्ष दे दिया, काट लीजिए इसको। तो ऐसे इस नेचर के क्वेश्चन आपके आरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वाह समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो अभी अभी मास्टर ने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संविधान संशोधन। इस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत, 1976 अच्छे से लिख लीजिए, 1976। इस 1976 के तहत 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तीसरा कौन सा शब्द बाबू? अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जुड़े गए। जो वो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत एक पॉइंट आपको याद रखना है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये किसी समय फंडामेंटल राइट था। किसी समय क्या था? फंडामेंटल राइट था, ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल राइट था ये आपके अनुच्छेद 19 का और अनुच्छेद 31 का पार्ट था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब इसी अधिनियम के तहत अनुच्छेद 300 का में इसको डाल करके संपत्ति के अधिकार को एक प्रकार का क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया बाबू? विधिक अधिकार। ये बात कहां से पता चलती है? अनुच्छेद 300 का के माध्यम से पता चलती है। इतनी बातें क्लियर। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया और दोनों बार 17 में पूछा गया, 2008 में मेंस में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलें आगे, यहां पर देखा तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अब यहां पर कह रहा है कि भाई कौन सा आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य, और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो ये आपने बताया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कहां पर जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है ना। कहां पर जोड़ा गया बाबू? प्रस्तावना में छोड़ा गया। तो यहां पर देखिए जरा, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, नहीं भैया संविधान की प्रस्तावना, तो बिल्कुल प्रस्तावना में ये जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 5
दो शब्द जोड़े गए हैं। हालांकि प्रकृति जो है इसकी 5 प्रकार की प्रकृति है। एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की है, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी है, क्या है बाबू, समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष की प्रवृत्ति, इसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना, सबसे अच्छा पंथ निरपेक्ष शब्द जिसको हम सेकुलर कहते हैं। उसके बाद लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक की प्रवृत्ति है, ठीक है ना। उसके बाद गणतंत्र, गणतंत्र, ये 5 प्रकृति है। और ये पांचों प्रकृति आपको कहां पर दिखाई पड़ेगी, ये संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक उल्लेख किया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कितने जो है मूल अधिकार, इतने हैं 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने प्रकार के थे, 7 मूल अधिकार थे। एक जो है संपत्ति का भी मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, लेकिन इस संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त करके अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या, विधिक अधिकार बना दिया गया है। कहां पर डाला गया है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। ये कुछ बातें है ना। बाकी जो है 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट है, इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के आपके फंडामेंटल राइट हैं जो आप समझ सकते हैं। 9वीं अनुसूची, ये जो 9वीं अनुसूची भारत के संविधान की मूल सूची अनुसूचियां जो थी, टोटल 8 ही अनुसूचियां थी। ये 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन, इसमें क्या चीजें हैं, तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखना है। एक तो जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, और दूसरा इसमें भू सुधार, इसमें भू सुधार, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। अब आई.आर. कोहेल्लो का इसमें एक केस आपको याद रखना है। 2007 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, आई.आर. कोहेल्लो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आई.आर. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस था। इसमें कहा गया कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए 9वीं सूची में जो भी कानून बना करके डाला जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसको आपको याद रखना है, न्यायिक समीक्षा उसकी क्या की जा सकती है, ठीक है ना। इन आपका 9वीं अनुसूची। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक संविधान का जो भाग 4 है इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें सारी बातें कही गई हैं, ठीक है ना। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कुछ बातें आप समझ सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो कोई बाध्यकारी नहीं है, ना तो ये गैर न्यायोचित है, मतलब कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो ये कुछ बातें आपने क्वेश्चन नंबर 6 से सीखा। चलें आगे, यहां पर देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जिसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, क्या कहते हैं बाबू, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावना को लेकर के जब संविधान सभा की कार्यवाहियां चल रही थी, हमने प्रस्तावना की उत्पत्ति, जाकर के आप वीडियो देखें, उत्पत्ति बताया था। और उत्पत्ति बताया था कि भाई 3 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, इसमें पंडित नेहरू के द्वारा एक ये जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है इसको हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, क्या, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। यही जो है इसकी का संशोधित जो रूप है, इसी का उद्देश्य प्रस्ताव का जो संशोधित रूप है, यही क्या कहलाया, संविधान की प्रस्तावना कहलाया आगे चल करके। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा क्या बना, उद्देश्य का बना प्रस्तावना। बात तो सही है ना, ये मास्टर आपने पूरा डिटेल से बताया हुआ था, ठीक है। फिर इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अरे भाई बिल्कुल, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि इसमें जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, इन सब सारी चीजों को ले जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रस्तावना में ये सारी चीजें की, ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जस्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति अवाद्य योग्य है। क्या है, वाद्य योग्य नहीं है, अवाद्य योग्य है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अरे भाई क्यों नहीं किया जा सकता, इसको गलत काटिए। इस हाँ, एक कथन आपका सही है,
इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अरे इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बात तो सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बात सही है, ठीक है ना। मतलब कि इसके मैटर को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं, बात सही है। फिर उसके बाद तो पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही, तीसरा कह रहा है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बिना संशोधन नहीं किया जा सकता, बिना संशोधन किए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया था, और जिसके तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी शब्द और दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, और तीसरा अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जो प्रस्तावना में जोड़े गए, ये तो संविधान संशोधन के ही तहत जोड़े गए ना, तीसरा गलत काटिए। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों ऑप्शन आपका निकल गया। 1 2 आपको लेना है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें। अभी रुकिए जरा। फिर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द या ओवररीड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। कि प्रस्तावना संविधान के कई ऐसे सेगमेंट, जैसे मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो इसके जो विशिष्ट प्रावधान है यह ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब कि संविधान के दूसरे प्रावधानों को, एक कहिए कि फंडामेंटल राइट को रद्द कर दे, एक कहिए कि मौलिक कर्तव्यों को रद्द कर दे, एक कहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रद्द कर दे, नहीं, क्योंकि ये जस्टेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी बात क्या हो गई, सही। तो 1 2 4, 1 2 4 किस में है, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। कहां पर क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में 2009 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949। अब देखिए जरा, 26 नवंबर 1949 का जो डेट है, यहां पर संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था बाबू, स्वीकार किया गया था। यहां पर अंगीकृत किया गया था, क्या किया, अंगीकृत। यहां पर अधिनियमित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। यहां पर आत्मार्पित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। इस डेट को हम संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949, मतलब जैसे डेट आए तैसे दिमाग में याद रखना है कि इस दिन हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। को अंगीकृत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब सम्मिलित नहीं थे, आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1976, और इस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से प्रस्तावना में 3 शब्द, तो एक तो आप जानते हैं कि समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, क्या बाबू, समाजवादी शब्द। दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और तीसरा शब्द है अखंडता शब्द। तीसरा क्या है, अखंडता। ये तीनों शब्दों को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, 1976 में। ये बात कब की कर रहा है, 1949 में। तो तीनों शब्द जहां देखिए हटा दीजिए ना, तो कह रहा है कि सम्मिलित नहीं थे। तो एक तो पंथ निरपेक्ष नहीं सम्मिलित था, समाजवादी शब्द नहीं सम्मिलित था, अखंडता शब्द नहीं सम्मिलित था, गणराज्य शब्द सम्मिलित था, इसको काट लीजिए। बाकी एक समाजवादी भी सम्मिलित था, ठीक है ना, सम्मिलित नहीं था, और पंथ निरपेक्ष भी नहीं सम्मिलित था, और अखंडता। कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी भी नहीं सम्मिलित था, पंथ निरपेक्ष भी, अखंडता। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, 76 में जोड़े गए, ठीक है ना, 1976। तो 1 2 3, 1 2 3 आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक इज द राइट आंसर, 1, ठीक है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहां पर अब आपको देखना है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता शब्द बिल्कुल प्रस्तावना की जो संविधान की प्रकृति है उस प्रकृति में आपको मिल जाएगा। पंथ निरपेक्ष सारा ये प्रकृति से। अच्छा, प्रकृति में कितने प्रकार की प्रकृति है, 5 प्रकार की, और 5 प्रकार की प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की एक है, प्रभुत्व संपन्न की, ठीक है ना। फिर समाजवादी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद लोकतंत्रात्मक, फिर उसके बाद गणराज्य। ये 5 प्रकार की प्रकृति निहित है। अब देखना जरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिया है, लोकतंत्रात्मक बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है। इसके अलावा 2 और बच रहा है, एक तो गणराज्य बच रहा है, और दूसरा जो है आपको क्या बच रहा है, समाजवादी बच रहा है, ठीक ना। समाजवादी भी नहीं दिया है, वो भी देता तो वो भी होता, इसमें संघीय शब्द नहीं निहित है। तो ये आपका जो आंसर होगा ये संघीय शब्द होगा, ये प्रस्तावना में नहीं उल्लेखित है, ठीक है ना। तो यूपीपीसीएस का 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, फिर यही शब्द आया, और फिर इसमें अच्छा वही वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे। यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। यहां पर देखिए, हमने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा बताई थी, व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा, और इस व्यक्ति के मूल्यांकन की अवधारणा में 5
एक तो हमने बताया था कि न्याय कितने प्रकार के, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की, और उसके बाद जो है बंधुत्व। ये सारा कुछ न्याय हमने 3 प्रकार का बताया था। एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के हमने आपको न्याय बताए थे, ठीक है ना। तो न्याय कितने प्रकार की, 3 प्रकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से क्वेश्चन आया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना। अब देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आप एनालिसिस करें तो 2017 के आईएएस में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस मेंस 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप समानता पे जाएंगे तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, बंधुत्व एक प्रकार की बंधुत्व, ठीक है ना। तो एक कुछ आपको पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता निहित नहीं है। तो क्या आपको विचार यहां पर मिल रहा है? बिल्कुल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। विचार और विचार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने, विश्वास, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल दोनों है, दोनों है। विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता है? नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है यहां पर। देखिए जरा 5 ही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक न्याय की बात कहा जा रहा है। क्या आर्थिक न्याय आपके हैं? न्याय 3 प्रकार के, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के। अगर न्याय की बात करता तो समझ में आता। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब जरा समझिएगा इसको थोड़ा सा। क्या मूल अधिकार? मूल अधिकार का एक अनुच्छेद 32 है जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको एक व्यक्ति हैं बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर, संविधान के शिल्पकार, ठीक है ना, संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के जो है पिता बी आर अम्बेडकर। ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि जो आर्टिकल 32 है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसके तहत रिट फाइल करके आप जा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। उसको ये संविधान की जो है क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर। लेकिन ये जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में आपको समझना पड़ेगा, इस उद्देशिका को सुप्रीम कोर्ट भी बोला है। क्या? कि यह संविधान की आत्मा। और सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाएंगे गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में 1967 में जो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान की आत्मा। एक व्यक्ति है पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा किसको बोला जा रहा है? उद्देशिका को बोला जा रहा है। फिर इसके अलावा जब आप जाएंगे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह पूर्व सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के द्वारा भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जा रहा है। तो आप उसी सेगमेंट को प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानेंगे जो सेगमेंट सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अगर पूछता कि बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, तब आप जो है जाकर के अनुच्छेद 32 केवल लगाते हैं। क्या? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन यहां पर आपको कहां जाना है? उद्देशिका पर जाना है, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए यहां पर अनुच्छेद 32 दिया गया है। अगर पूछता कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार, तो आप कहां जाते हैं? तो आप डी ऑप्शन पे जाते हैं। अदरवाइज आप किस पे जाएंगे? हमेशा प्रस्तावना पे जाएंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? अभी समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो किस न्यायालय में या किस कोर्ट में या किस जो है केस में ये मामला मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया प्रस्तावना को, तो ये केशवानंद भारतीवाद है। केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरल राज्य का मामला, ये 1973 में आता है। तो इसमें 2-3 बातें। एक तो प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया। क्या? प्रस्तावना को संविधान का भाग, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया, इंपॉर्टेंट पार्ट बताएगा। और दूसरा कहा गया कि इसमें संशोधन भी हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना।
और एक चीज समझना जरा, इस प्रस्तावना, इस जो है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया कि संशोधन संशोधन संविधान का संशोधन इस कदर हो कि किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट या सॉरी किसी प्रकार के जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो। मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचा हमने बताया है कि जैसे शरीर ये जो है कई प्रकार के अंगों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे ये हाथ है, ये पूरा आपका जो है सर है, पैर है ना, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा वगैरह है, ये कई अंगों से मिलकर के पूरे शरीर का पार्ट बना हुआ, पूरा शरीर का ढांचा बना हुआ है। तो ये मूल पार्ट है, मूल ढांचा है ना। और ये जो शरीर है ये क्या है, संविधान मान लेते हैं, ये शरीर मान लेते हैं क्या, संविधान। और संविधान किससे बना है, इन इन अंगों से मिलकर के बना है। वैसे ही जो संविधान, ये शरीर इन इन अंगों से मिलकर के बना, वैसे संविधान अपना जो है कई महत्वपूर्ण अंगों से, कई महत्वपूर्ण टॉपिक से मिलकर के बना है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही मूल ढांचे हैं, और उन मूल ढांचों को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि हाथ काट करके आपका शरीर सही रहेगा? नहीं सही रहेगा ना। फेफड़ा निकाल दें, किडनी निकाल दें, भाई वो मूल ढांचा है, उससे आप नहीं जो है जीवित रह पाएंगे, ऐसे संविधान भी जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो एक केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया। तो ये आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। बेरुवाड़ी मामला, ये बेरुवाड़ी मामला 1960 में आता है, और इसमें जो है इसी केस को पलट करके एक केशवानंद भारतीवाद का केस आया था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ना तो पार्ट है ना तो संशोधन हो सकता है, लेकिन इसी केस को पलटा गया केशवानंद भारतीवाद केस में। ठीक है ना, चलें आगे, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। देखिए इनकी जो व्याख्या आपको मिलेगी, एक तो जो है मूल अधिकारों में मिलेगी, कहां पर, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगी। कहां पर, यहां पर कह रहा है कि मूल अधिकारों के अध्याय में, केवल मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में, बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में भी मिलती हैं, मूल अधिकारों में भी मिलती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों, तीनों जगह आपको दिखाई पड़ेंगी। इसलिए तीनों जगह दिखाई पड़ेंगी भाई, यहां पर भी आपको न्याय दिखाई पड़ेगा, यहां पर आपको स्वतंत्रता दिखाई पड़ेगी, यहां पर आपको जो है कई प्रकार के अधिकार दिखाई पड़ेंगे। तो मूल अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे वहां पर समाजवादी शब्द उल्लेखित है, वैसे यहां पर अनुच्छेद 39 बी और सी उल्लेखित है, जिसमें जो है समाजवादी शब्दों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब कि उन भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, बल्कि राज्य क्या करेगी, विकेंद्रीकरण। मतलब कि ये समाजवादी शब्द को प्रोत्साहित कर रही है, और ये जो समाजवादी शब्द प्रस्तावना में भी है, यहां पर भी है। ठीक है ना, तो ये जो प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, ये हमको मूल अधिकारों में और मौलिक कर्तव्य, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ मौलिक कर्तव्य, राज्य का यह कर्तव्य, सॉरी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह उन परंपराओं का त्याग करे जो मौलिक अधिकारों के या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो कुल मिला जुला करके आपको इन आदर्शों की बात कहां पर मिल जाएगी, कर्तव्यों में भी मिल जाएगी। जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, चलें आगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से कौन से एक आर्थिक न्याय किन में जो है उपबंध है। आर्थिक न्याय, अभी देखना जरा, हम जब न्याय बताए थे तो तीन प्रकार के न्याय, एक जो है सामाजिक, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो तीन प्रकार के न्याय। तो आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, तो आर्थिक न्याय कहां पर आपको उपलब्ध करवाया जाता है, आर्थिक न्याय। ठीक है ना, आर्थिक न्याय। और ये जो आर्थिक न्याय है आपको दो जगह, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे ना, सॉरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो यहां पर अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी, अनुच्छेद 39 सी यहां पर कहता है कि भौतिक संसाधन, और भौतिक संसाधन ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, संकेंद्रण नहीं होगा, बल्कि इनका क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा। और विकेंद्रीकरण होगा तो मतलब कि ये समाजवाद पर फोकस करेगा, समाजवाद को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उद्देश्यों का एक जो है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा ना, आर्थिक न्याय। तो कहां कहां पर, उद्देशिका और मूल अधिकार, नहीं मूल अधिकार में नहीं, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार नहीं, उपयुक्त में से किसी में नहीं। नहीं, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलें आगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान या संविधान के उद्देशिका
क्या ये संविधान का भाग है? तो बिल्कुल भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बात सही है, कोई विधिक प्रभाव नहीं। अभी ऑप्शन पे जाइए आप, क्योंकि ये आईएएस का क्वेश्चन है 2020 का, एकदम सीधा नहीं देगा, कुछ ना कुछ ये पेच करेगा। संविधान का भाग नहीं है, बात तो सही है, तुरंत गलत काटिए, संविधान का भाग है। एक कहां से पता चलती है बात? तो आपको सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य के मामले से पता चलती है, 1973 में जो केस आया था, ठीक है ना। तो ये बात गलत है कि संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, तुरंत काट लीजिए। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। एक कह रहा कि विधिक प्रभाव रखती है, अरे भाई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये न्याय योग्य नहीं है, गलत काटिए इसको। तो सी भी आपका कटा, बी भी कटा, सी भी कटा। डी जरा आइए, संविधान का भाग है, बात तो सही है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। ये जो आपका है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। मतलब कि दूसरे जो पार्ट हैं, उससे स्वतंत्र होकर के यह किसी प्रकार का जो है विधिक प्रभाव नहीं रखता। तो ये पूरी तरह आपकी व्याख्या कर रहा है, अच्छे से स्पष्ट कर रहा है, तो डी ऑप्शन, डी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था प्रस्तावना को लेकर के। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, कहीं का कोई क्वेश्चन हो प्रस्तावना, अगर आपने 3 वीडियो क्लास पढ़ा हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखें, नोट्स बनाएं, बाकायदा नोट्स पूरा बनाएं, देन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। मुझे आपने सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।